हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था टैक्स ऑडिट का। और टैक्स ऑडिट में लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 ए बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसको कवर अप किया था। उसके साथ साथ कुछ और छोटे छोटे टॉपिक लाइक ऑडिट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट वो हमने कवर किया, मेथड ऑफ अकाउंटिंग की डिस्कशन की, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स को भी हमने कवर अप किया था। नाउ आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम फॉर्म 3CD स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्म 3CD के अंदर इन टोटल 44 क्लॉजेस हैं जिनके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। इन 44 क्लॉजेस में डिफरेंट पर्टिकुलर्स हैं विच द टैक्स ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इन दिस फॉर्म। बेसिकली इस फॉर्म को वैसे तो जो मैनेजमेंट है, एंटिटी है, क्लाइंट है, कोई भी वर्ड यूज कर लीजिए आप, एसएससी है, वो इसकी डिटेल आपको अवेलेबल कराता है। बट इसके जो यूटिलिटी फॉर्म के अंदर जो इसकी ई फॉर्म फाइल होता है, तो जो यूटिलिटी के अंदर इंफॉर्मेशन भरी जाती है ऑनलाइन, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर फिलअप करता है। सो 44 क्लॉजेस अब हमें कवर अप करने हैं फॉर्म 3CD के। और इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम जो इस चैप्टर के क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, या तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन हो गया, या फिर फॉर्म 3CD के किसी पर्टिकुलर क्लॉज के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। आज आपको एक काम और करना है। जब ये वीडियो कवर हो जाएगा, जितने क्लॉजेस मैं आज इस सेशन के अंदर कवर अप कर लूंगा, उतने क्लॉजेस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म 3CD को। फॉर्म 3CD स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स है विच इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके पार्ट नंबर ए के अंदर इन टोटल 8 क्लॉजेस हैं। क्लॉज नंबर 1 में एसएससी का नाम, क्लॉज नंबर 2 में उसका एड्रेस, क्लॉज नंबर 3 में उसका परमानेंट अकाउंट नंबर, क्लॉज नंबर 4 में ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है, वेदर द एसएससी इज लायबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स like excise duty, service tax, sale tax, VAT, goods and service tax, custom duty। यदि हाँ, if yes, then जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जीएसटी नंबर है, या कोई भी और आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज अलॉटेड फॉर द सेम, वो आपको फर्निश करना होगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि यदि एज ए टैक्स ऑडिटर मुझे फॉर्म 3CD के पर्टिकुलर्स फर्निश्ड करने हैं, देन आई नीड टू आस्क द एसएससी, क्या एसएससी इज लायबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स। यदि वो मैन्युफैक्चरर है, या फिर ट्रेडर है, या सर्विस प्रोवाइडर है, तो आज की डेट में काफी चांसेस हैं कि वो जीएसटी के प्रोविजंस के अंदर कवर हो रहा होगा और उसके पास जीएसटी नंबर होगा। यदि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटी करता है, देन उसके पास कस्टम के अंदर, कस्टम लॉज के अंदर जो कोड नंबर इशू होता है वो होगा। अर्लियर एक्साइज लॉ के अंदर एक्साइज सेंट्रल कोड ईसीसी नंबर इशू होता था। सर्विस टैक्स लॉ के अंदर एसटी नंबर इशू होता था। तो जो नंबर एसएससी के पास अवेलेबल है फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ दीज इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसको हमें फर्निश करना है। क्लॉज 5 स्टेटस, क्लॉज 6 प्रीवियस ईयर, क्लॉज 7 असेसमेंट ईयर। क्लॉज 8 indicate the relevant clause of section 44AB जिसके अंदर इस पर्सन के टैक्स ऑडिट हो रही है। 44AB के अंदर इन टोटल हमने पढ़ा था 5 क्लॉजेस थे, क्लॉज A, B, C, D एंड E। क्लॉज A के अंदर assessee who carry on a business activity having receipt exceeding rupees 1 crore, gross sale, turnover या receipt। क्लॉज B, जो पर्सन assessee प्रोफेशनल एक्टिविटीज में एंगेज्ड है एंड हैविंग ग्रॉस रिसीट एक्सीडिंग रुपीज 50 lakhs। क्लॉज C, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन प्रोविजंस के अंदर कवर है 44AE, 44BB, 44BBB। क्लॉज D,
जो पर्सन्स प्रोफेशन कर रहे हैं एंड 44A के अंदर कवर है। क्लॉज ई, द पर्सन हु आर कवर्ड अंडर सेक्शन 44AD, बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं और अपनी इनकम को प्रिजम्पटिव बेसिस पर कंप्यूट करते हैं अंडर सेक्शन 44AD। तो ये 5 क्लॉज में से कौन से क्लॉज के अंदर उसको की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हो रही है ये फर्निश करना है। ये है पार्ट ए के अंदर 8 क्लॉजेस। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी का क्लॉज नंबर 9 ये कहता है कि यदि assessee इज अ पार्टनरशिप फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इन दैट केस यदि फर्म है तो पार्टनर के नाम, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो मेंबर्स के नाम और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एंड यदि ड्यूरिंग द ईयर पार्टनरशिप में या एसोसिएशन की मेंबरशिप में कोई चेंज हुआ, उस चेंज के पर्टिकुलर्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज हुआ तो उस चेंज की इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो क्लॉज नंबर 9 बेसिकली पार्टनरशिप फर्म एंड एओपी के कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर बात करता है। 9 का बी पार्ट, इफ देयर इज एनी चेंज इन द पार्टनर्स, पार्टनर वर्ड यूज्ड होगा फर्म के केस के लिए, मेंबर वर्ड यूज्ड होगा एओपी के लिए, और एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सिंस द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, द पर्टिकुलर्स ऑफ सच चेंज इज टू बी फर्निश्ड। ये क्लॉज नंबर 9 है। क्लॉज नंबर 10, नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, बट इफ द assessee is carrying on more than one business activity or more than one professional activity, then details of each and every business is to be furnished. एंड लास्ट ईयर से यदि करंट ईयर में कोई चेंज आया है बिजनेस एक्टिविटी में तो उसकी डिटेल भी फर्निश हो करनी पड़ेगी। तो क्लॉज नंबर 10 बेसिकली बिजनेस एक्टिविटी की नेचर के ऊपर इंफॉर्मेशन की डिमांड करता है। नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यदि एक से ज्यादा बिजनेस या प्रोफेशन है देन नेचर ऑफ एवरी बिजनेस और प्रोफेशन इज टू बी गिवन। If there is any change in the nature of business or profession, the particulars of such change is to be furnished. ये थे हमारे पहले 10 clauses in form number 3CD. Next, आगे बढ़ते हैं clause 11. क्लॉज 11 अगेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो बात करता है बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर। देयर आर सर्टेन assessees which are covered under section 44AA who are required to maintain the prescribed books of account. So क्लॉज 11 के सब क्लॉज ए में रिक्वायरमेंट है क्या असेसी को स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, यदि हां तो उन स्पेसिफाइड बुक्स के नाम बताइए। नंबर 2, असेसी ने कौन सी बुक्स को मेंटेन किया है और कौन सी लोकेशन पर उन बुक्स को रखा गया है उसकी डिटेल बताइए। नंबर 3 पर एज ए टैक्स ऑडिटर मैंने कौन सी बुक्स को एग्जामिन किया है वो मुझे बताना है। नंबर 1 प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिटेल, नंबर 2 बुक्स ऑफ अकाउंट बीइंग मेंटेन्ड बाय द असेसी, एंड नंबर 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट इज बीइंग एग्जामिन्ड बाय द टैक्स ऑडिटर। ये 3 रिपोर्टिंग क्लॉज नंबर 11 के अंदर आती है। वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 44AA, इफ यस list of books so prescribed, list of books of account maintained and the address at which the books of accounts are kept, और यदि बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्यूटर सिस्टम पर मेंटेन की गई है मेंशन दैट बुक्स आर बीइंग जनरेटेड बाय द कंप्यूटर सिस्टम, एंड इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड एट मोर देन वन लोकेशन then address of each location is to be furnished. Third one, list of books of accounts and nature of relevant documents that is being examined. So clause number 11 books of accounts के ऊपर है जिसमें हम 3 इंफॉर्मेशन को फर्निश कर रहे हैं. फर्स्ट वन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट आर बीइंग प्रिस्क्राइब्ड. नंबर 2, बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट आर मेंटेन्ड बाय द असेसी. नंबर 3, बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट आर एग्जामिन्ड बाय द टैक्स ऑडिटर. प्रिस्क्राइब्ड, मेंटेन्ड एंड एग्जामिन्ड. आगे बढ़ते हैं क्लॉज नंबर 12 के ऊपर. क्लॉज नंबर 12 कहता है क्या असेसी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कोई प्रॉफिट इंक्लूड किया गया है विच इज बीइंग कंप्यूटेड एज पर द प्रिजम्पटिव प्रोविजन. यदि हां देन
indicate the amount and the relevant section in which the profit is so computed. So clause number 12 आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है उन प्रॉफिट्स की which are being computed under the presumptive provisions. Whether the profit and loss account include any profit and gain assessable on presumptive basis. If yes, indicate the amount and the relevant section under which the profits are being computed. Next, clause number 13. क्लॉज नंबर 13 एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है. क्लॉज नंबर 13 दो पार्ट्स में डिवाइड है. बेसिकली आपने जब लास्ट लेक्चर में सेक्शन 145 कवर अप किया था तो सेक्शन 145 सबसेक्शन 1 के अंदर एक प्रोविजन था दैट एसएससी इज रिक्वायर्ड टू एसएससी इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी एंड अंडर द हेड अदर सोर्सेस on the basis of cash or mercantile method of accounting which is being regularly followed by the SSC. So now clause number 13 के part A में as a tax auditor we need to furnish the method of accounting that is being employed by the SSC in the previous year. क्या current year में method of accounting में कोई change आया है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में? लेट्स से आप प्रीवियस ईयर कैश मेथड यूज कर रहे थे, करंट ईयर में मर्केंटाइल मेथड यूज कर रहे हैं. यस, देयर इज ए चेंज एंड इफ देयर इज ए चेंज देन उस चेंज का प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, कौन सी आइटम से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और कौन सी आइटम से प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है. तो क्लॉज 13 के पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इन तीन पार्ट्स के अंदर हमें इस इंफॉर्मेशन को फर्निश करना है. नंबर 1 पर हम मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो करंट ईयर में फॉलो हो रहा है उसकी बात करेंगे. नंबर 2 पर क्या करंट ईयर में मेथड ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कोई चेंज आया है, हम उसकी बात करेंगे. एंड नंबर 3 पर हम बात करेंगे यदि मेथड ऑफ अकाउंटिंग में कोई चेंज आया है तो उसके कारण प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं. तो ये तीन पार्ट ए, बी, सी क्लॉज 13 के मेथड ऑफ अकाउंटिंग पर बेस्ड है. क्लॉज 13 पार्ट ए, मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर. पार्ट बी, whether there had been any change in the method of accounting employed vis-a-vis the method employed in the immediate preceding previous year. यदि क्लॉज बी का आंसर अफर्मेटिव है, मीन्स पॉजिटिव है, देन गिव details of such change and the effect thereof on the profit or loss. Serial number, particulars, increase in profit and decrease in profit. ये हो गए तीन क्लॉज सेक्शन 145 सबसेक्शन 1 पर बेस्ड है. देन फिर हमने एक सेक्शन पढ़ा था 145 सबसेक्शन 2. सेक्शन 145 सबसेक्शन 2 क्या बात करता है? ये कहता है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर to notify the income computation and disclosure standard for the purpose of computation of income under the head PGBP or under the head other sources in case of the assessee who are preparing the books on mercantile basis of accounting. So, for the purpose of ensuring compliance with the provisions of ICDS, whether any adjustment is required and if there is any requirement of adjustment in relation to ICDS, then details needs to be furnished for each and every such adjustment ICDS wise. For every ICDS the adjustment, कितनी एडजस्टमेंट करनी पड़ी है प्रॉफिट और लॉस के अंदर so as to ensure compliance of ICDS, वो हम फॉर ईच एंड एवरी ICDS स्पेसिफाई करेंगे कि एक ICDS की कंप्लायंस के कारण प्रॉफिट बढ़ा है या प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है. एंड देयर आफ्टर वी नीड टू गिव द रिस्पेक्टिव डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी ICDS. सो तीन पार्ट, क्लॉज 13 का पार्ट डी, पार्ट ई, पार्ट एफ, इन तीनों में हम ICDS को लेकर के बात करते हैं. वेदर any adjustment is required to be made to the profit or loss for complying with the provisions of income computation and disclosure standards notified under section 145 subsection 2. क्या किसी एडजस्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट है? क्या किसी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है?
एंड यदि किसी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है देन गिव डिटेल्स ऑफ सच एडजस्टमेंट। ICDS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 के 10 ICDS की कारण प्रॉफिट में कितना इंक्रीज है, प्रॉफिट में कितना डिक्रीज है एंड इट्स नेट इफेक्ट नीड्स टू बी गिवन। ये है क्लॉज ई की रिक्वायरमेंट। इसके बाद क्लॉज एफ में ICDS वाइज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आ जाएंगी। क्लॉज एफ में डिस्क्लोजर्स एज पर ICDS। सो सेक्शन क्लॉज 13 के एक तरीके से दो पार्ट हमने कर दिए। ABC ये तीनों मेथड ऑफ अकाउंटिंग पर बेस्ड हो गए। DEF ये तीनों ICDS के ऊपर बेस्ड हो गए। आगे बढ़ते हैं क्लॉज नंबर 14। क्लॉज नंबर 14 के अंदर हमारी जो डिस्कशन है वो है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। करंट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए कौन सा मेथड यूज किया गया है उसकी डिटेल देनी है। क्या इस वैल्यूएशन मेथड में ये वैल्यूएशन मेथड डेविएट करता है फ्रॉम द मेथड दैट इज बीइंग स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 145A? यदि हां तो इसके क्या इंपैक्ट है इस डेविएशन के कारण, प्रॉफिट में कितना इंक्रीज है या प्रॉफिट में कोई डिक्रीज है, वो डिटेल हमें देनी है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे हमने अभी ऊपर जो क्लॉज पढ़ा क्लॉज नंबर 13 में मेथड ऑफ अकाउंटिंग में कोई चेंज हुआ है करंट ईयर में इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, लेकिन यहां पर जब हम मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करते हैं तो इसमें ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं है कि लास्ट ईयर आपका कोई और मेथड था, करंट ईयर में आपका कोई और मेथड है तो आप उसकी डिटेल फर्निश करें। नो नो, यहां पर जो डेविएशन है इट इज नॉट फ्रॉम द मेथड दैट इज बीइंग फॉलोड इन द प्रीवियस ईयर, रादर इट इज द डेविएशन विद द मेथड दैट इज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 145A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। Method of valuation of closing stock that is employed in the previous year. In case of deviation from the method of valuation prescribed under section 145A, the effect thereof on the profit or loss, please furnish serial number, particulars, increase in profit and decrease in profit. ये है हमारा क्लॉज नंबर 14। क्लॉज नंबर 15 ये बात करता है, डिटेल देनी है हमें इन रिलेशन टू द ट्रांसेक्शन दैट इज ए ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। यदि एसएससी ने किसी कैपिटल असेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है देन अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन दिस ट्रांसेक्शन इज ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर एंड in form 3CD we are required to give 4 information in relation to such transaction. Number 1, what is the description of capital asset? Number 2, date of acquisition. Number 3, cost of acquisition. And number 4, amount at which the capital asset is converted into stock in trade. That is description of capital asset, date of acquisition, cost of acquisition and the amount at which the asset is being converted into the stock in trade. ये 4 इंफॉर्मेशन हमें फर्निश करनी है इन रिलेशन टू दिस ट्रांसेक्शन दैट इज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट क्लॉज नंबर 16। क्लॉज नंबर 16 के अंदर जो इंफॉर्मेशन देनी है हमें दैट इज इन रिलेशन टू P&L अकाउंट। यदि एसएससी ने अपने P&L अकाउंट में इन 5 आइटम्स को क्रेडिट नहीं कर रखा है तो मुझे ये इंफॉर्मेशन देनी है। यदि इन 5 आइटम्स में कोई आइटम एज सच क्रेडिट होनी थी और क्रेडिट की गई है देन रिपोर्ट नहीं करना। नंबर 1, इफ क्रेडिटेड नो रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड, if not credited and not required to be credited and not required to be credited then also no reporting required. जैसे से फॉर एग्जाम्पल कि
आपको एक इनकम रिसीव्ड होती है, दैट इज इन द नेचर ऑफ कंपनसेशन, जो सेक्शन 28 के अंदर कवर होता है कंपनसेशन। और यदि वो कंपनसेशन आपने पीएनएल में ऑलरेडी क्रेडिट कर रखा है, देन आपको रिपोर्ट नहीं करना। लेकिन अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसी आइटम की जो कैपिटल नेचर की है, कैपिटल रिसीट है, क्रेडिट नहीं कर रखी पीएनएल में, और पीएनएल में क्रेडिट होनी भी नहीं थी, लाइक शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, वो पीएनएल में क्रेडिट होना ही नहीं था। देन क्या उसको रिपोर्ट करने की जरूरत है? नहीं, उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है। तो क्या क्या आइटम है जिनको आपको रिपोर्ट करना है? नंबर 1, इस चीज का ध्यान रखिएगा, दीज आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट बट नॉट क्रेडिटेड इन द पीएनएल अकाउंट, देन रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड अंडर क्लॉज नंबर 16। फर्स्ट आइटम इसके अंदर है एनी आइटम that falls within the scope of section 28, that is basis of charge. Proforma credit, duty drawback, refund of custom duty, excise duty, service tax, refund of sale tax, VAT, जहां पर ये क्रेडिट, ड्रॉबैक, रिफंड्स जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी डिपार्टमेंट से, कस्टम डिपार्टमेंट से आपको मिलने हैं, तो ये आपके पीएनएल में क्रेडिट कब होंगे? व्हेन दे आर बीइंग एडमिटेड एज ड्यू, जब अथॉरिटी इनको एक्सेप्ट कर लेगी कि हां ये आपका राइट बनता है। जब तक अथॉरिटी इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक तो ये अनसर्टेनिटी पर, जब तक अथॉरिटी इनको एक्सेप्ट नहीं करती तब तक ये सारी की सारी आइटम्स अनसर्टेन है, पता नहीं रिसीव होंगी या नहीं होंगी। तो इन सच सिचुएशन जब तक इनको एडमिट नहीं किया गया तब तक हम इनको पीएनएल में क्रेडिट कर ही नहीं सकते। सो दैट इज द रीजन यहां पर क्लियरली मेंशन है, इफ एडमिटेड एज ड्यू, इफ एडमिटेड एज ड्यू बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, देन जब अथॉरिटीज ने एडमिट कर लिया, और आगे सुनिए, आप अपने अकाउंट मर्केंटाइल बेस पर बनाते हैं तो ये पीएनएल में क्रेडिट होने चाहिए थे। लेकिन यदि आप अपने अकाउंट बनाते ही कैश बेसिस पर हैं, तो अथॉरिटी ने एडमिट कर भी लिया लेकिन कैश बेसिस पर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट है, तो आपके पीएनएल में क्रेडिट ही नहीं होना। सो एज ए टैक्स ऑडिटर आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा, कौन सी आइटम करंट ईयर में पीएनएल में क्रेडिट होने वाली है। जो होने वाली है और नहीं की गई क्रेडिट तो आप रिपोर्ट करिएगा। नंबर 3, एनी एस्केलेशन क्लेम दैट इज एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर में एस्केलेशन क्लेम्स हैं आपने लॉन्च किए हैं और अदर पार्टी ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। अब वही बात आ गई, यदि आप अपने अकाउंट मर्केंटाइल बेस पर बना रहे हैं तो एक्सेप्ट करते ही आप अपनी इनकम को रिकॉग्नाइज कर लोगे बिकॉज सर्टेनिटी आ चुकी है। लेकिन यदि आप अपने अकाउंट कैश बेसिस पर बना रहे हैं, बेशक कंसर्न्ड पार्टी ने आपके क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया लेकिन आप उसको अभी पीएनएल में क्रेडिट नहीं कर सकते। रीजन, आप अपने अकाउंट कैश बेसिस पर बना रहे हैं, जब तक ये अमाउंट एक्चुअल में रिसीव नहीं होगा तब तक आप इस अमाउंट को अपने पीएनएल में क्रेडिट कर नहीं सकते। तो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एस्केलेशन क्लेम्स दैट आर एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पीएनएल में क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट तब करेंगे ना जब क्रेडिट होने वाला हो, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्या एस्केलेशन क्लेम जो एक्सेप्ट किया गया है उसका पीएनएल में करंट ईयर में क्रेडिट हो सकता था वो या नहीं हो सकता था। एनी अदर आइटम ऑफ इनकम और कैपिटल रिसीट इफ एनी। आगे बढ़ते हैं, क्लॉज नंबर 17। क्लॉज नंबर 17 बात करता है कि यदि एक पर्सन ने अपनी लैंड, बिल्डिंग या बोथ, इन दोनों को सेल किया है एट अ कंसीडरेशन जो लोअर है, किससे? वो वैल्यू जो स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने डिटरमाइन की है फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंप ड्यूटी। अब ये लैंड, बिल्डिंग या बोथ, ये आपका चाहे स्टॉक इन ट्रेड हो या आपका कैपिटल एसेट हो। स्टॉक इन ट्रेड हो देन पीजीबीपी हेड में सेक्शन 43 सीए कवर कर लेगा, बट यदि ये कैपिटल एसेट है देन कैपिटल गेन हेड में सेक्शन 50C इसको कवर कर लेगा। सो इन केस यदि ड्यूरिंग द ईयर एसएससी ने कोई लैंड, बिल्डिंग और बोथ इसको सेल किया है और उसका कंसीडरेशन लोअर है उस वैल्यू से जो फिक्स की गई है फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंप ड्यूटी,
देन एज ए टैक्स ऑडिटर हमें इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है. वी नीड टू गिव द डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, कंसिडरेशन जो मिला है या मिलने वाला है, एंड द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच इज बीइंग असेस्ड बाय द अथॉरिटीज फॉर द पर्पस ऑफ लेविंग द स्टैंप ड्यूटी. वेयर एनी लैंड और बिल्डिंग और बोथ is transferred during the previous year for a consideration which is less than the value adopted, assessed or assessable by any authority of a state government which is being referred to in section 43CA और section 50C. section 43C ये PGBP हेड का आ गया, section 50C ये कैपिटल गेन हेड का आ गया. प्लीज फर्निश डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, consideration received or accrued, value adopted or assessed or assessable for the purpose of stamp duty. तो ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है अंडर क्लॉज नंबर 17. ऑडिटर को इनमें क्या क्या चीजें कंसीडर करनी चाहिए उसका प्रोसीजरल पार्ट गिवन है, ये आप सेल्फ कवर अप कर लेंगे. मेन रिपोर्टिंग ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और इसके आगे का जो प्रोसीजरल पार्ट है कई बार पूछ लेते हैं. कुछ पॉइंट्स में मैंने इन प्रोसीजरल पार्ट्स को डाला हुआ है कि ऑडिटर को एक लिस्ट ले लेनी चाहिए प्रॉपर्टी की, कहां से ऑडिटर इन इंफॉर्मेशंस को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, तो वो प्रोसीजरल पार्ट मैंने यहां पर कवर अप किया हुआ है. ये आप 4 पॉइंट्स जरूर एक बार खुद कवर अप कर लेंगे. देयर आफ्टर क्लॉज नंबर 18. क्लॉज नंबर 18 बात करता है डेप्रिसिएशन की. इन रिलेशन टू डेप्रिसिएशन द फॉर्म 3CD रिक्वायर्स रिपोर्टिंग इन द नंबर 1 रिक्वायर्स रिपोर्टिंग ऑफ वेरियस पर्टिकुलर्स, जिसमें वो क्या क्या इंफॉर्मेशन उसने मांग ली. नंबर 1 आपका ब्लॉक ऑफ असेट या असेट उसकी डिस्क्रिप्शन दो. यदि आप WDV मेथड पर काम कर रहे हैं ब्लॉक ऑफ असेट्स हैं. यदि आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं जो पावर अंडरटेकिंग्स के केस में अलाउड है, देन ईच असेट का डिस्क्रिप्शन देना है. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एक्चुअल कॉस्ट और रिटर्न डाउन वैल्यू, एंड देयर आफ्टर ड्यूरिंग द पीरियड कोई एडिशन या डिडक्शन की गई है, कोई एडजस्टमेंट हुई, वो एडजस्टमेंट क्यों हुई, सैनवेट क्रेडिट के कारण हुई, फॉरेन एक्सचेंज के करेंसी रेट की फ्लक्चुएशंस के कारण हुई, या फिर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट सब्सिडी मिली है उसके कारण कोई एडजस्टमेंट है. देयर आफ्टर वी नीड टू डिटरमाइन व्हाट इज द डेप्रिसिएशन एंड WDV आफ्टर डेप्रिसिएशन. तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है इन रिलेशन टू डेप्रिशिएबल असेट्स. हमें इस इंफॉर्मेशन को फर्निश करना है इन फॉर्म नंबर 3CD. पर्टिकुलर्स ऑफ depreciation allowable as per Income Tax Act 1961 in respect of each asset or block of asset in the following form: description of asset or block of asset, rate of depreciation, actual cost or written down value as the case may be, any addition or deduction ड्यूरिंग द ईयर विद डेट्स. और कोई नया असेट ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर किया गया है तो हमें द डेट ऑन विच द असेट इज पुट टू यूज वो भी साथ में देनी है, इंक्लूडिंग द एडजस्टमेंट ड्यू टू सैनवेट क्रेडिट, एडजस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी, एडजस्टमेंट ड्यू टू एनी सब्सिडी और ग्रांट और रिम्बर्समेंट. नाउ अब यहां पर वैसे सैनवेट की जगह इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC आना चाहिए GST का, लेकिन अभी लॉ में यही चल रहा है. ठीक है, हम इसी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे. देयर आफ्टर डेप्रिसिएशन अलाउएबल एंड WDV एट द एंड ऑफ द ईयर. ये है हमारे क्लॉज नंबर 18 के पर्टिकुलर्स. नाउ इसके बाद फिर आ जाता है क्लॉज नंबर 19. क्लॉज नंबर 19 में PGBP हेड के वेरियस सेक्शंस की डिटेल देनी है. कितना अमाउंट आपने उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर का डेबिट किया हुआ है P&L अकाउंट में और कितनी अमाउंट की डिडक्शन अवेलेबल है उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, एंड फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द डिडक्शन इज अलाउड अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 और द कंडीशन विच आर बीइंग प्रिस्क्राइब्ड बाय इनकम टैक्स रूल्स 1962 और बाय एनी सर्कुलर नोटिफिकेशन एटसेट्रा. सो बहुत सारे सेक्शंस हैं जो PGBP हेड के 30 to 37 के अंदर डिडक्शंस हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको बताना है कि आपने इस पर्टिकुलर सेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना अमाउंट P&L में डेबिट किया. से फॉर एग्जांपल मैं इसमें सेक्शन 35 की बात कर सकता हूं. सेक्शन 35 में एक्सपेंडिचर ऑफ
साइंटिफिक रिसर्च की बात की गई है। साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेंडिचर आपने पीएनएल में डेबिट किए, क्या डिडक्शन आपको अवेलेबल है, एंड द कंडीशंस, कितनी जो कंडीशंस हैं अंडर द रिस्पेक्टिव सेक्शन, वेदर दे हैव बीन फुलफिल्ड और नॉट। अमाउंट विच इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, amount that is admissible as per the provisions of the Income Tax Act 1961 and fulfillment of the conditions, if any, specified under the relevant provisions of Income Tax Act 1961 or Income Tax Rules 1962 or any other guidelines, circulars, etc. issued in this behalf. So, under वेरियस सेक्शन 32A, C, AD, AB, ABA, ये सारे साइंटिफिक रिसर्च के सेक्शन आ गए। फिर 35 की सीरीज टेलीकॉम लाइसेंस फीस एटसेट्रा, ये सारे सेक्शंस के अंदर आपको रिपोर्ट करना है। नंबर 1, कितना अमाउंट P&L में डेबिट किया गया है। नंबर 2, हाउ मच अमाउंट इज एडमिसिबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नंबर 3, द कंडीशंस if any specified under the income tax act or income tax rules or circulars, guidelines etc. क्या वो फुलफिल हुई या नहीं हुई। ये सब चीजें हमें क्लॉज नंबर 19 के अंदर रिपोर्ट करनी है। नाउ इसके बाद फिर हम डिस्कशन करते हैं क्लॉज नंबर 20 की। क्लॉज नंबर 20 में 2 रिपोर्टिंग है। नंबर 1, क्या आपने किसी एम्प्लॉय को कोई बोनस या कमीशन पे किया है, इन द बोनस एंड कमीशन पे किया है विच वाज अदरवाइज पेएबल एज द डिविडेंड। एम्प्लॉय को देना था डिविडेंड, एम्प्लॉय को देना था शेयर ऑफ प्रॉफिट अंडर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, बट आपने एम्प्लॉय को कन्विंस करके उसको पकड़ा दिया बोनस और कमीशन। बोनस और कमीशन एक एक्सपेंडिचर है, जबकि डिविडेंड एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है। डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है, जबकि बोनस कमीशन आपके टैक्सेबल प्रॉफिट को कम करता है। सो क्या ड्यूरिंग द ईयर any sum which is being paid to the employee in the name of bonus or commission for the services rendered, and that sum was payable otherwise as the profit or dividend. So any amount which is being payable to employee either as profit or dividend, whether it has been paid in the name of bonus or commission during the year, if yes, give details here. And in addition to this, part B of clause 20 requires the details in relation to the contributions received from the employees for various funds like Employees Provident Fund, EPF. Serial number, nature of fund, how much sum is received from the employee, what is the due date for payment, actual amount paid means deposited with the concerned authorities, and the date of payment to the concerned authorities. ये इंफॉर्मेशन है जो हमें फर्निश करनी है क्लॉज नंबर 20 के अंदर। नाउ अब बात करते हैं क्लॉज नंबर 21 की। क्लॉज 20 तक सारे क्लॉजेस जितने भी थे वो बहुत छोटे छोटे क्लॉज थे। क्लॉज 21 एक बहुत बड़ा क्लॉज है जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांगी गई है। इसमें से कुछ क्लॉज ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बट कुछ क्लॉज ऐसे हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं। इसके पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए के अंदर टैक्स ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ अमाउंट विच इज बीइंग डेबिटेड टू P&L अकाउंट, एंड दीज एक्सपेंडिचर आर जनरली इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। देन फॉर ईच एंड एवरी सच एक्सपेंडिचर डिटेल इज टू बी फर्निश्ड, उसके पर्टिकुलर्स और उसका अमाउंट हमें फर्निश करना होगा। तो कौन कौन से वो एक्सपेंडिचर हैं जिनकी डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी इफ दे आर डेबिटेड टू P&L अकाउंट? Capital expenditure, personal expenditure, any advertisement expenditure in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like material which is being published by a political party. ये 2 clause particularly important है। Any expenditure incurred at club as a entrance fees or subscription or towards the cost for services availed from that club. Expenditure incurred at club being entrance fees, subscriptions, expenditure incurred at the club being cost for club services and the facilities availed. इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि
What are the reporting requirements in Form 3CD in relation to expenditure incurred at the club? तो 4 वर्ड आपको मेनली याद रखने हैं। नंबर 1 एंट्रेंस फीस, नंबर 2 सब्सक्रिप्शन, नंबर 3 क्लब सर्विसेज एंड नंबर 4 क्लब फैसिलिटीज अवेल्ड। फिर ये 2 वर्ड है पेनल्टीज के। एनी एक्सपेंडिचर इन द नेम ऑफ पेनल्टी और फाइन फॉर वायोलेशन ऑफ एनी लॉ और एक्सपेंडिचर ऑफ in the nature of any penalty or fine for any reason other than violation of law. Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force. Expenditure by way of any other penalty or fine not covered above. That means penalty or fine impose की गई है due to reason other than the violation of law इस point के अंदर। Last point A part का। अभी ऐसा नहीं है कि क्लॉज 21 खत्म हो गया, क्लॉज 21 के ए पॉइंट का लास्ट पॉइंट है ये। एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ये है क्लॉज 21 का ए पार्ट। अब आगे बात करते हैं क्लॉज 21 के बी पार्ट की। क्लॉज 21 के बी पार्ट के अंदर सेक्शन 40 को लेकर के डिस्कशन की गई है। सेक्शन 40 के क्लॉज ए के अंदर 2 क्लॉज, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 1A। 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 ये कहता है कि यदि आपने कोई पेमेंट की है कहां पर, आउटसाइड इंडिया या पेमेंट इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट, देन you are required to deduct the tax, and if the tax is not deducted or if deducted but not deposited on or before the due date, then deduction will not be allowed of that expenditure. Clause 40A का सब क्लॉज 1A ये कहता है कि यदि आपने पेमेंट की है किसी रेजिडेंट को on which tax is not being deducted or if deducted not deposited on or before the due date of furnishing the return of income, then 30% of that payment will not be allowed. So यहां पर अब जो रिपोर्टिंग आएगी पहले 40A1 के रेफरेंस में, फिर आएगी 40A1A के रेफरेंस में। पहले 1 के रेफरेंस में, फिर 1A के रेफरेंस में, और 2 पार्ट में। डिटेल हम देंगे उन पेमेंट्स की जिन पे टैक्स नहीं काटा गया, फिर हम डिटेल देंगे उन पेमेंट्स की जिन पे टैक्स काटा गया बट जमा नहीं कराया गया। सो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, और फिर हर एक के अंदर 2-2 पॉइंट। पेमेंट्स जिन पर टैक्स काटा नहीं गया, पेमेंट जिन पर टैक्स काटा गया बट डिपॉजिट नहीं कराया गया। 4 पॉइंट सभी में कॉमन है। 4 पॉइंट मैं एक एक करके उन डिटेल को आपके साथ डिस्कस करता हूं। नंबर 1, पेमेंट की गई है नॉन रेजिडेंट को विच इज रेफर्ड टू इन सब क्लॉज 1। सब क्लॉज 1, डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड, जिन पर टैक्स नहीं काटा गया है। डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ पे, ये 4 इंफॉर्मेशन। हाउएवर यदि पेमेंट करते वक्त टैक्स काट तो लिया गया बट जमा नहीं कराया गया, द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बट नॉट बीन पेड, उस पे मुझे 5 इंफॉर्मेशन देनी है। क्या क्या? डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेई एंड अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड। इसके बाद फिर हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो है सब क्लॉज 1A के ऊपर। फिर इसमें भी 2 डिवीजन आ जाएंगी, पेमेंट्स जिन पर टैक्स काटा नहीं गया एंड वो पेमेंट जिन पर टैक्स काटा तो गया बट जमा नहीं कराया गया। पहले बात करते हैं वो पेमेंट जिन पर टैक्स डिडक्ट नहीं किया गया, वही 4 बातें, डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द पे। फिर बात आ जाएगी वो पेमेंट एक रेजिडेंट को जिन पर टैक्स डिडक्ट तो किया गया है बट डिपॉजिट नहीं कराया गया। पेमेंट्स ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बट हैज नॉट बीन पेड, इन पर 6 बातें, 4 तो वही, डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ पे। 5वीं वही बात जो मैंने 40 सब क्लॉज 1 में आपको बताई, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, और एक एडिशनल
जो टैक्स डिडक्ट किया उसमें से क्या कुछ एनी अमाउंट डिपॉजिट कराया गया है, यदि हां उसकी डिटेल दे दो। अमाउंट आउट ऑफ 5 डिपॉजिटेड इफ एनी। ये रिपोर्टिंग है हमारी सेक्शन 40 के क्लॉज ए के अंदर। नाउ इसके बाद, और इसमें भी सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 1A, जिसके बारे में मैंने आपको आइडिया दिया। 40 क्लॉज ए के सब क्लॉज 1 में जो पेमेंट है वो किसको है, एक पर्सन जो आउटसाइड इंडिया है या इन इंडिया है तो वो एक नॉन रेजिडेंट है। देन 40A के सब क्लॉज 1A के अंदर पेमेंट किसको है, टू अ रेजिडेंट को है। इसके बाद फिर मैं ये पॉइंट आपको छुड़वा रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है। सो क्लॉज नंबर 21 के बी पार्ट में आपने 1 पार्ट किया, 2 किया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने छुड़वा दिए हैं। देयर आफ्टर क्लॉज 21 का सी पार्ट ये बात करता है इन रिलेशन टू सेक्शन 40 क्लॉज बी, सेक्शन 40 क्लॉज बी ए, 40B एंड 40BA। यदि कोई अमाउंट P&L में डेबिट किया गया है इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेमुनरेशन विच इज नॉट बीइंग अलाउड, विच इज इनएडमिसिबल। और ये दोनों जो क्लॉज है 40B पार्टनरशिप फर्म के केस में, यदि फर्म अपने पार्टनर को कोई इंटरेस्ट पे कर रही है कैपिटल के ऊपर 12% से ज्यादा, सैलरी जो बुक प्रॉफिट की एक परसेंटेज पर बेस्ड है, बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख रुपीज 1,50,000 और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, और बचे हुए बुक प्रॉफिट के ऊपर 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट। इस तरीके से हम कंप्यूटेशंस करते हैं। तो यदि जो सैलरी पे की गई उस लिमिट से ज्यादा है then that is inadmissible। और इसी तरह से सेक्शन 40 क्लॉज BA बात करता है क्या कोई अमाउंट पे किया गया है बाय AOP टू इट्स मेंबर, यदि हां देन कुछ भी अमाउंट एडमिसिबल नहीं होगा। तो 40BA AOP या BOI के केस में यदि AOP या BOI अपने किसी मेंबर को पेमेंट करती है इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, बोनस, रेमुनरेशन, देन इट इज इनएडमिसिबल। आगे बढ़ते हैं। 21 का क्लॉज डी, इट इज पर्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट। 21 का क्लॉज नंबर डी ये बात करता है उन पेमेंट्स की विच आर बीइंग मेड इन कैश एंड द पेमेंट अमाउंट इज एक्सीडिंग ₹10,000। तो ये सेक्शन 40A का सब सेक्शन 3 जो हमें प्रोविजन देता है कि यदि पेमेंट्स की गई है इन अ सिंगल डे एक पर्सन को इन एग्रीगेट, यदि वो पेमेंट इन कैश की गई है और उसका अमाउंट इन एग्रीगेट 10,000 रुपीज को क्रॉस कर जाता है, देन डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड। सो एक तो है ये बात। दूसरी है कि यदि एसएससी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मर्केंटाइल बेसिस के ऊपर बनाता है एंड उसने किसी पर्टिकुलर ईयर में ड्यू बेसिस पर किसी एक्सपेंडिचर की डिडक्शन क्लेम कर ली और फिर जब वो एक्सपेंडिचर अगले साल में पे किया तो उसने उस एक्सपेंडिचर को अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे ड्राफ्ट से पे ना करके कैश में पे कर दिया, देन दिस अमाउंट विल नॉट बी अलाउड एज ए डिडक्शन। लेकिन डिडक्शन तो आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो प्रीवियस ईयर में ड्यू बेसिस के ऊपर, कोई बात नहीं। द ईयर इन विच द अमाउंट इज एक्चुअली पेड, देन उस ईयर की ये डीम्ड इनकम मान ली जाती है। सो डिसअलाउंस और डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3। डिसअलाउंस कब यूज होगा, यदि ये पेमेंट करंट ईयर की ही है अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, जिसके अंदर आपने पेमेंट की 10,000 रुपए से ज्यादा करंट ईयर के अंदर ही कर दिए और वो कोई पेमेंट जो एक्सेप्शन बताई गई है रूल 6DD के अंदर उनमें भी कवर नहीं हो रही थी, देन उसकी डिसअलाउंस होगी और डिटेल यहां पर आ जाएगी। हाउएवर यदि आपने पेमेंट पिछले साल नहीं की, पेमेंट पिछले साल की है, ड्यू बेसिस पर आपने डिडक्शन क्लेम कर ली और उसको करंट ईयर में कैश में पे कर दिया, कोई बात नहीं। सेक्शन 40A सबसेक्शन 3A उसको कवर अप करता है और ये करंट ईयर में डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट एविडेंस whether the expenditure covered under section 40A subsection 3 read with rule 6DD were made by account pay check drawn on a bank or account pay draft, if it is okay, बात खत्म। बट
if the payment is not made by account pay check or account pay draft, then we need to furnish serial number, date of payment, nature of payment, amount, and name and permanent account number of the payee if available. B. On the basis of the examination of books of account and other relevant document evidence, क्या पेमेंट जो सेक्शन 48 सबसेक्शन 3A में कवर होती है, मींस पिछले साल आपने ड्यू बेस पर क्लेम किया और करंट ईयर में कैश में पे किया, वर मेड बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट, यदि नहीं then furnish the details of amount deemed to be the profit and gain of business or profession under section 48 subsection 3A. serial number, किस दिन पेमेंट की, नेचर ऑफ पेमेंट क्या थी, अमाउंट, नेम एंड परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द पे इफ अवेलेबल. Thereafter, provision for payment of gratuity, any sum paid by assessee as an employer not allowable, particular of any liability. अच्छा एक काम करते हैं, मैं इनको कटवा देता हूं, नो नीड. तो क्लॉज नंबर 21 के अंदर आपने ए पार्ट कवर अप किया, बी पार्ट कवर अप किया, उसके बाद सी पार्ट कवर अप किया, डी पार्ट कवर अप किया, उसके बाद ई एफ जी एच आई ये सब छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लॉज नंबर 1 से लेकर 21 तक. अब एक काम करो जरा, 1 से 21 तक के क्लॉज के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लो. मैं आगे के जो क्लॉजेस हैं उसको एक अलग सेशन में रिकॉर्ड करता हूं. इसको हम क्या करेंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. अभी तक जो क्लॉजेस पढ़े काफी छोटे छोटे थे, बट आगे के क्लॉज काफी बड़े बड़े आएंगे. सो एक काम करते हैं, मैं इस सेशन को यहीं पर रोक रहा हूं, ओवर कर देता हूं, और आपको एक काम करना है. आपको क्लॉज नंबर 1 से लेकर क्लॉज नंबर 21 उनके क्वेश्चंस को एक बार आप स्कैनर से या मेन बुक में से प्रैक्टिस कर लीजिए, और जब उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लेंगे, देयर आफ्टर फिर आप नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा. ठीक है, तो इस सेशन को करते हैं ओवर, और नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे फॉर्म नंबर 3CD के साथ.